नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज क्वेश्चन जो है अमीर खुसरो पर है। यदि आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए, भारत में कौन ऐसा है जो तोतिए ए हिंद अर्थात भारत का तोता के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये अमीर खुसरो है। कभी कभी पूछ लेता है छोटे एग्जाम में अमीर खुसरो का जन्म, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्रम पूछ लेता है कि कौन कौन किस क्रम में आए हैं। तो जानना जरूरी है अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ है। 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म कब होता है? 1253 में। ये कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कौन सा ऐसा कवि है, कौन सा ऐसा साहित्यकार इतिहासकार है जिसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है या जिसका जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं। तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है। जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर। पटियाली नामक स्थान पर। ये पटियाली कहाँ पर है यदि बात किया जाए तो एटा जिला। एटा जिला, लेकिन अब एटा जिला नहीं है। अब एटा के स्थान पे कौन हो गया? जो कासगंज पहले इसकी तहसील था, तो कासगंज वाला क्षेत्र आता है। फिर भी अभी वो नहीं देता, ज़्यादातर देता है एटा जिला। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। एटा जिला जो है एक कासगंज वाला क्षेत्र है। तो अब कासगंज में आता है। अगर इनका पूरा नाम दे दिया जाए तो इनका नाम क्या है? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन इनका मूल नाम है। इनको दूसरा नाम क्या कहते हैं? अबुल हसन भी कहते हैं, कहीं कहीं अबुल हसन भी मिलता है। तो मोहम्मद हसन इनका नाम जो है मोहम्मद हसन मूल नाम है। और इनका लोकप्रिय नाम अगर बात करेंगे तो तूती ए हिंद। तूती ए हिंद। तूती ए हिंद मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है तूतिए हिंद। तूतिए हिंद का मतलब होता है भारत का तोता। इसका मतलब क्या होता है? भारत का तोता। ये किसने कहा है, किसने नाम दिया है? क्योंकि ये अलाउद्दीन ने दिया है। अलाउद्दीन के समय में ये दरबारी कवि के रूप में रहते हैं, दरबार में रहते हैं। तो अलाउद्दीन ने इनको नाम किसने दिया है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन का मतलब होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने दिया है। अगर ये पूछ लिया जाए अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो अमीर खुसरो के गुरु कौन थे ये जानिए। एक हैं शेख संप्रदाय के, शेख चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख ये सूफी संप्रदाय के हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। ये निजामुद्दीन औलिया किससे संबंधित हैं? ये जो है चिश्ती संप्रदाय से हैं और सूफी मत के हैं। सूफी मत से संबंधित हैं। अगर ये पूछ लिया जाए इनके गुरु कौन हैं, तो इनके सबसे प्रिय गुरु जो हैं यही हैं, एक ही हैं। और इसी शेख निजामुद्दीन जो औलिया हैं सूफी संत के, इन्हीं के ये चेले हैं, प्रसिद्ध चेले। क्लियर हो रहा है? दिख नहीं रहा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ स्पष्ट हो रहा है। शेख निजामुद्दीन औलिया सूफी संत के। अगर ये पूछ लिया जाए अमीर खुसरो ने किस चीज़ का आविष्कार किया या इस चीज़ का आविष्कार किसने किया है, तो इन्होंने सितार का आविष्कार किया है। किसका आविष्कार किया है? सितार। और किस चीज़ का आविष्कार किया है? तबला। लेकिन अगर इन दोनों का ऑप्शन में ऐसा आता है तो मुख्य रूप से ये है सितार। सितार और तबला दोनों का आविष्कार किया है, तो सितार मुख्य रूप से हो जाएगा। यदि ये पूछ लिया जाए इनका शासन जो काल रहा है, कितने सुल्तानों का शासन देखा है, तो 8 सुल्तानों का इन्होंने शासन देखा है। कहीं कहीं 9 भी थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन मुख्य रूप से 8 ही मिलेगा। 8 शासकों का इन्होंने शासनकाल देखा। 8 शासकों का शासनकाल। ये 8 शासक कौन हैं? तो सबसे पहले अलाउद्दीन जो क्या नाम है, अमीर खुसरो जो हैं, ये सबसे पहले अगर बात किया जाए बलबन, तो बलबन के जो बड़े पुत्र हैं, बलबन के बड़े पुत्र अगर बात किया जाए तो बलबन
बलबन, बलबन के जो बड़े पुत्र थे मोहम्मद, उनकी सेना में थे। बलबन का कार्यकाल है, तो उनके पुत्र जो है मोहम्मद की सेना में थे, उनके साथ में थे। मंगोलों के आक्रमण के समय इन्हें जो है मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना के ले गए, लेकिन वहाँ से इन किन प्रकारों से बचकर भाग के आए पुनः बलबन के दरबार में, तो बलबन का संरक्षण पाते हैं। तो बलबन से लेकर के बलबन के बाद में अगर बात करें, कैकुवाद आते हैं, कैकुवाद के बाद में क्यूमर्स आते हैं, और क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन उनका बेटा आता है। उसके बाद में अगर बात करें अलाउद्दीन के बाद में आते हैं मुबारक शाह खिलजी, और मुबारक शाह खिलजी के बाद में आते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह के बाद में आते हैं गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ से लेकर बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक यानी कि ये तुगलक वंश के संस्थापक हैं। गयासुद्दीन तुगलक कौन है? तुगलक वंश के संस्थापक हैं। तो 8 सुल्तान हो जाते हैं। बलबन के बाद में कैकुवाद के बाद में क्यूमर्स, और क्यूमर्स के बाद में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद में मुबारक शाह खिलजी, उसके बाद में नसरुद्दीन खुसरो शाह, और नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके जो है गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश के संस्थापक हैं। कुल मिलाकर के 8 शासकों का शासनकाल देखा इन्होंने। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ठीक है, आगे स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उसके बाद मिटा देते हैं। हाँ भैया, स्क्रीनशॉट हो गया। आगे देखिए, अगला है, अब यदि अमीर खुसरो पे ऐसा पूछ लिया जाए, निम्न में से कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसके समय में अलाउद्दीन खिलजी दरबारी कब पहली बार बनते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी पहली बार दरबारी कब, यानी कि पहली बार दरबारी कब बनते हैं? तो पहली बार दरबारी कभी बनते हैं अलाउद्दीन के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो पहली बार दरबारी कब किसके समय बनते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के समय। अगर ये पूछ लिया जाए कि अमीर खुसरो दरबारी कब किसके समय थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय दरबारी कब हैं? पहली बार ही बनते हैं, और इसके बाद में इसके पहले नहीं बने हैं। अब ये पूछ लिया जाए कि प्रथम मुस्लिम कभी ऐसे हैं, पहले ऐसे मुस्लिम कभी हैं, इनकी विशेषता क्या है? कि ये अपनी कविता में हिंदी शब्दों का प्रयोग खुलकर करते हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग खुलकर करते हैं। खुलकर यानी कि हिंदी शब्द का प्रयोग अपनी में भाषा में जो है जो लिखते हैं उसमें पहली बार प्रयोग करते हैं। यदि पूछ लिया जाए ये पहले व्यक्ति किस दृष्टि से पहले व्यक्ति हैं, इस दृष्टि से पहला व्यक्ति कौन है? तो इन्होंने जो है पहले दृष्टि से तो हिंदवी और फारसी इसका प्रयोग, अगर हिंदी की बात किया जाए, हिंदवी और फारसी का प्रयोग तीनों एक साथ मिलकर करने वाले पहले कवि कौन हैं, पहले लोग कौन हैं, पहले इतिहासकार कौन हैं? तो ये अमीर खुसरो हैं, जिन्होंने हिंदी शब्दों का प्रयोग पहली बार खुलकर किया है। और जो हिंदवी और फारसी का प्रयोग जो किया है, ये सबको एक साथ मिला करके किया है। और ये खड़ी बोली बोलने में पहली बार करते हैं, अपने शब्दों में खड़ी बोली का प्रयोग पहली बार करते हैं। यानी कि कोई ऐसा मुस्लिम पहली बार ऐसा होता है जो पहला, यानी कि पहला मुस्लिम शासक नहीं, पहला मुस्लिम कवि हैं, पहला मुस्लिम कवि हैं जो पहली बार जो है खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। और खड़ी बोली का जनक इन्हें माना जाता है। इन्हें जो है खड़ी बोली का क्या माना जाता है? जनक, खड़ी बोली का जनक। और ये जो खड़ी बोली में प्रयोग करते हैं, खड़ी बोली में कौन कौन है? क्या नाम है, ब्रज भाषा है और पश्चिमी की भाषा मिला करके ठेठ खड़ी बोली का प्रयोग किए हैं। कुल मिला के खड़ी बोली कैसा है? ठेठ खड़ी बोली का प्रयोग किए हैं। ठेठ खड़ी बोली का प्रयोग अगर कोई करने वाला पहली बार है, अपने कविताओं के माध्यम से साहित्य में करने वाला है, इतिहास में,
तो ये अमीर खुसरो हैं जो पहली बार यानी कि पहले ऐसे मुस्लिम कवि हैं जो इस खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं, ठेठ खड़ी बोली। और इस ठेठ खड़ी बोली में कौन है, यानी कि ब्रज का भाषा मिला हुआ है। और इनकी तुलना, इन्होंने भारत की तुलना, इनका एक पुस्तक है नूर सिपिर, इनके एक पुस्तक का क्या नाम है भैया, नूर क्या नाम है, सिपिर। तो नूर सुपुर सिपिर, तो नूर सिपिर जो है इनकी एक पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने भारत की तुलना जो है स्वर्ग से किया है। भारत की तुलना किससे किया है, स्वर्ग से, स्वर्ग के उद्यानों से, स्वर्ग के उद्यान से किया है इन्होंने। भारत की तुलना किससे किया, स्वर्ग के उद्यान से, स्वर्ग के उद्यान से, स्वर्ग के उद्यान से इन्होंने भारत की तुलना किया है। और ऐसा उल्लेख किसमें मिलता है, नूर सिपिर इनकी पुस्तक है। और इस नूर सिपिर में जो है पशु पक्षी, पेड़ पौधे और भारत की जलवायु, भारत की पर्यावरण के बारे में उल्लेख इसी में मिलता है, नूर सिपिर में। अब अगर ये पूछ लिया जाए इनका मृत्यु कब हो गया भैया, इनका मृत्यु, तो इनका मृत्यु देखिए होता है 1253 में जन्म हुआ है और 1325 में मृत्यु, 1325 ईस्वी में मृत्यु। अब देखिए इनका जो मृत्यु होता है, तो जो गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक हैं, उन्हीं के मृत्यु के थोड़ा सा कुछ दिन ही बाद होता है। और जो उनका मृत्यु होता है गयासुद्दीन तुगलक का, उसी के कुछ दिन के बाद में ही इनका मृत्यु हो जाता है अमीर खुसरो। और ये अमीर खुसरो कौन है, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो बताएं निजामुद्दीन औलिया। जिस दिन निजामुद्दीन औलिया का मृत्यु होता, उसके ठीक दूसरे दिन इनका मृत्यु होता। चूँकि निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्यों में से ये हैं, एक सबसे प्रिय शिष्य यही थे, और भी शिष्य थे लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय। जिस दिन निजामुद्दीन औलिया का मृत्यु होता है, शेख निजामुद्दीन औलिया है ना, दिल्ली में उनकी दरगाह है, तो बाद में उनका एक टॉपिक मिलेगा निजामुद्दीन औलिया पर। तो उन्हीं के मरने के बाद में इनका तुरंत मृत्यु हो गया। इतना तो जान गए। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ भैया स्क्रीनशॉट हो गया। अगला टॉपिक इसमें देखिए, इसमें क्या है, यदि ये पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा कवि है, इतिहासकार है, जिसने फारसी कविता का भारतीकरण किया। फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला पहला व्यक्ति, पहला कौन है, प्रथम कौन है, प्रथम साहित्यकार, प्रथम इतिहासकार, प्रथम कवि कौन है जिसने फारसी कविताओं का भारतीकरण किया। ये दूसरा ये पूछ सकता है अमीर खुसरो किससे संबंधित हैं। एक कवि वेद हैं, साहित्यकार भी हैं, इतिहासकार भी हैं, है ना, दरबारी भी कवि हैं। अलाउद्दीन के खिलजी के समय रहे, प्रथम बार दरबारी कब बनते हैं। और ये इन्होंने की विशेषता क्या, इन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय मुहावरे का प्रयोग किया है। भारतीय मुहावरा, भारतीय मुहावरा दिख रहा है, मुहावरा, भारतीय मुहावरा। और किस चीज़ का प्रयोग किया भारतीय मुहावरा के साथ में, भारतीय भाषा, भारतीय भाषा। तो हिंदी भाषा का प्रयोग पहली बार इन्होंने किया था, बताया इसके पहले बता दिए, हिंदी भाषा का प्रयोग खुलकर पहली बार इन्होंने अपनी कविताओं में किया है, जिसमें हिंदी, हिंदवी और फारसी तीनों एक साथ में लिखे हैं। और खड़ी बोली का जनक इन्हीं को माना जाता है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले यही करते हैं। अब अगर ये कहा जाए कि इनका मृत्यु कब हो गया, तो इनके गुरु कौन थे। इनके गुरु अभी बता दिए हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनका दरगाह कहाँ पर है, दिल्ली में। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जब मृत्यु होता 1325 में, 1325 में, 1253 में इनका जन्म हुआ था, 1325 में इनका मृत्यु होता। तो जिस दिन शेख निजामुद्दीन औलिया का मृत्यु होता, उसके दूसरे दिन इनका भी मृत्यु हो जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको मानते थे, ये भी उनको मानते थे, दोनों गुरु शिष्य में ऐसा संबंध था। ऐसा संबंध होना भी चाहिए गुरु और शिष्य में, तब जाकर के ज्ञान अर्जित हो जाता है। तो जहाँ पर निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है, उसी के बगल में इनका भी मकबरा। अगर ये पूछ लिया जाए कि इनका मकबरा कहाँ है, तो मकबरा, इनका मकबरा कहाँ है, निजामुद्दीन औलिया के बगल में, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के बगल में। इसका मतलब कहाँ, दिल्ली में, न्यू दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली जान लीजिए। और इनका कथन क्या था,
इनका कथन अगर बात करेंगे तो इनका कथन देखिए है, इन्होंने कहा मैं भारतीय तुर्क हूं। इन्होंने क्या कहा? मैं भारतीय तुर्क हूं। ठीक है, इन्होंने कहा मैं भारतीय तुर्क हूं और मुझे हिंदवी में उत्तर देना अच्छा लगता है, मैं हिंदवी में उत्तर दे सकता हूं और अरबी बात करने के लिए मेरे पास मिश्रित शक्कर नहीं है। इनका ये रचना था। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद दूसरा हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया। दूसरा देखिए, अब यदि पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सी ऐसी पुस्तक है, 4 ऐसे ऑप्शन दे दिया, 5 दे सकता है, कौन सी ऐसी पुस्तक है जो अमीर खुसरो की पुस्तक नहीं है, जो अमीर खुसरो की पुस्तक है। तो अमीर खुसरो की जो पुस्तक है ये 4 के चारों हैं, पहले नंबर पे जान दीजिए। अब ये पूछ लिया जाए कौन सा ऐसा पुस्तक है जो सबसे पहले इन्होंने लिखा है, तो ये पुस्तक है जो है ये यानी कि ये पहला इनका मसनबी है, पहला मसनबी ये पहली मसनबी है ना। ये लगभग 1297-98 के इर्द गिर्द में लिखा गया है, तो डेट जानने की आवश्यकता नहीं, 1297-98 में। तो पहला मसनबी पहली इनकी पुस्तक है और इसमें जो ऐतिहासिक जितने पुस्तक हैं सब ऐतिहासिक हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हमको जानकारी देता है। तो इसमें जो है अगर बात करें बुगरा खां, केवल इतना ही जानिए कि ये किरान उस सदायन ये अमीर खुसरो की पहली पुस्तक है, पहली मसनबी है और ये 1297-98 के इर्द में लिखा गया है, तो ये डाटा जानना नहीं है, लेकिन ये पहला मसनबी है। बुगरा खां और इसका जो बेटा है कैकुवाद, कहानी पूरा पढ़ेंगे तो बुगरा खां जो है बंगाल का था और ये बुगरा खां कौन है? ये बुगरा खां बलबन का बेटा था। किसका बेटा था? बलबन, गयासुद्दीन बलबन का बेटा, बलबन का पुत्र है ये यानी कि इसको इक़्तिदार, बलबन ने इसको बंगाल का इक़्तिदार दे दिया था और बंगाल में रहते रहते बहुत विलासी प्रवृत्ति का हो गया, अयासी प्रवृत्ति वाला हो गया और वहीं पर भाग गया था, वहीं पर रह गया था। कुछ दिन के लिए दिल्ली में बुलाया था बलबन ने, लेकिन फिर वहीं पर भाग गया। और जब बलबन का मृत्यु हो जाता है तो बलबन ने अपने बड़े पुत्र महमूद के पुत्र को जो है गद्दी पर बैठाने के लिए बात कहा था, लेकिन षड्यंत्र के कारण अंत में कौन बनता है? कैकुवाद। तो यही कैकुवाद ये जो है बुगरा खां का बेटा है, ये जो है बलबन का पुत्र है और ये जो है ये इसका पुत्र है बुगरा खां का बेटा है ना। तो ये कैकुवाद और बुगरा खां पिता है और कैकुवाद जो है ये बेटा है, यानी कि ये पिता ये बेटा, ये दोनों पिता और बेटे के मिलन का कहानी देता है। क्योंकि ये षड्यंत्र के माध्यम से इसको बैठा दिया गया था, तो बाद में इसको विलासी इसको भी बना दिया गया। तो राजभाग संभालने के लिए कहानी जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो बुगरा खां जो है बलबन का बेटा है और ये कैकुवाद जो है बुगरा खां का बेटा है, इन दोनों के मिलन की कहानी है। इसी पर राजनीतिक सत्ता को कैसे हथियाया जाता है, किस प्रकार के पूरे षड्यंत्र को इसमें दिखाया गया, कैसे कैसे क्या घटना घटता है। कुल मिला के मध्यकालीन इतिहास का जो है ये बहुत बढ़िया स्रोत है, जिसमें बुगरा खां कैकुवाद इन सबके यानी कि कुल मिलाकर के बलबन के मृत्यु के बाद में अब गुलाम वंश का कैसे पतन होगा, कैसे छिन्न भिन्न होगा, कैसे उथल पुथल हो जाता, क्या षड्यंत्र चलता रहता, पूरी की कहानी इस पुस्तक में